यह समय वह था जब गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था। हर तरफ निराशा थी, देश का भविष्य अंधकारमय था। किसी की समझ में नहीं आता था कि क्या करें। चतुर्दिक निराशा का घोर अंधकार। ऐसे में देश के कुछ वीर सपूत सर पर कफन बांधकर सामने आए। काकोरी में ट्रेन रोककर अंग्रेज सरकार का खजाना लूटकर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और बताया कि भारत की जनता अभी सोई नहीं है, अभी बाकी हैं बहुत से जज्बे। इन क्रांतिवीरों में एक जज्बा था, देश प्रेम का। एक ही इच्छा थी, देश को स्वतंत्र कराने की। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्री रामकृष्ण खत्री जी उपस्थित हैं, जो गवाह हैं इस कांड के, काकोरी कांड के, और जिन्होंने इस कांड में 10 वर्ष का कारावास भी भोगा है। खत्री जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बाबूजी कह के संबोधित करूं? क्या बात है? बाबूजी, आप हमें ये बताएं कि ये योजना कैसे बनी थी? ऐसा था कि हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई 1923 में, हमारे नेता थे सचिंद्रनाथ सान्याल। वो पहले बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में आजीवन कारावास अंदमान रह के फिर एमनेस्टी में छोड़े गए थे। तो इस बीच में जो जैसा आपने कहा, गांधी जी ने जो 1921 में वायसराय को अल्टीमेटम दिया और कि साल भर के अंदर अगर भारत को आज़ाद नहीं करेंगे तो मैं 1 जनवरी 1922 से हम सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देंगे। खैर वो तो अंग्रेजों ने करना नहीं था। उसका नतीजा हुआ कि 1 जनवरी 1922 से आंदोलन शुरू हुआ और भारतवर्ष भर में जिस प्रकार से वो आंदोलन तेजी पकड़ा, ऐसा महसूस होता था। मैं तो उसमें गवाह था, समझ लीजिए। उम्र मेरी जरूर कम थी, लेकिन मैं तब अमृतसर में था। तो मैंने देखा कि ऐसा लगता था कि अब क्रांति होके रहेगी, जन क्रांति होके रहेगी और हम अंग्रेज सत्ता यहाँ से जाएगी। लेकिन इस बीच में चौरी चौरा जो 5 फरवरी को कांड हुआ, उसमें जो पुलिस वालों ने किसानों के जुलूस के ऊपर जब तक उनके पास गोलियां रही, गोलियां चलाई। उसमें मुझे जहाँ तक को सूचना है 11 हमारे किसान भाई मारे गए। खैर उसके बाद में जब गोलियां ख़त्म हुई तो जोश उसके अंदर भरा था किसानों के इसमें, तो उन्होंने उस थाने को जलाया और 8, 9 या 10 जो कुछ पुलिस वाले थे वो उसके अंदर जल गए। उसका तो बहुत हाल तौबा मचा। लेकिन हमारे जो 11 शहीद हुए, उसके मुझे दुख है इस बात का कि उसका हमारे नेताओं ने उधर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एकदम से आंदोलन बंद किया। सारे लोग जेल में थे। जवाहरलाल जी ने भी वहाँ से प्रोटेस्ट किया। यहाँ तक कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसमें डॉक्टर मुंशी ने तो कहा था कि गांधी जी को लिंच कर दिया जाए। इतना आक्रोश था। खैर उसका ये हुआ कि हम नौजवानों के ऊपर ये असर हुआ कि गांधी जी के आंदोलन से अभी हमको जल्दी कुछ मिलने वाला है नहीं, देश में आज़ादी नहीं होगी। और गांधी जी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं। गांधी जी क्रांति नहीं चाहते। वो किसी तरीके से शांति से मिले तो ठीक है, नहीं तो वो जो भी कुछ हो। और आप लोगों का तो सोचना था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। ठीक है। तब हम लोगों के वो सचिंद्रनाथ सान्याल जी जो छूट के आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक संस्था ये की बनारस में, पहला ये किया। उसके बाद उसकी 21-22 शाखाएं थी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। काकोरी में ट्रेन रोककर खजाना लूटने की योजना आप लोगों ने कैसे बनाई? क्या करते हैं, क्योंकि पहले अनुशीलन समिति और जुगान्तर थी बंगाल में,
उन लोगों ने भी 1 साल भर के लिए बंद कर दिया था, अब वो भी इकट्ठे हो गए। खजाना लूटने की योजना का क्या प्रयोजन था, किस लिए बनाई थी आपने? वो तो ऐसा है कि उसके पहले जब वो पार्टी बनी थी, दल बना था, अब उसको धन की ज़रूरत तो थी काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले तो गांव में रईसों के यहाँ एक्शंस हुए, मतलब डकैतियाँ डाली गई। अच्छा। उसका हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मैं भी 2 में था, बिजपुरी और द्वारकापुर में। मना किया कि नहीं डालना चाहिए गाँव। हाँ, हम लोगों ने ये कहा, इसका विरोध किया। भाई ये गाँव के उसके हमारे मिलिट्री विंग के राम प्रसाद बिस्मिल कैप्टन थे, उनके यहाँ मीटिंग हुई शाहजहांपुर में, उसमें हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करके कहा अगर लूटना है तो सीधे सीधे या तो बैंक लूटो या सरकारी खजाना लूटो, उसमें हम शामिल हैं। इस तरह ये योजना बनी। तो आप लोगों ने पहले से ये पूरी योजना बना रखी होगी? नहीं, तो वो तो योजना जो बनाई वो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बनाई। सहारनपुर से जो गाड़ी चलती है 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, उसमें उन्होंने स्टडी किया कि जो हर स्टेशन बीच के जितने स्टेशन हैं वहाँ की बिक्री का रुपया जो है स्टेशन मास्टर शाम को उसमें चमड़े की थैली में डाल के उसको सील करके और गाड़ के इसमें जो बक्सा है उसके अंदर डाल देता है, उसको बंद कर देता है। तो वो ये हुआ, तो वही उसी से, और वो लखनऊ में खुलता है बक्सा। तो उतना सही करने के बाद ये हुआ कि भाई इसमें अच्छा खजाना मिलेगा। तो उन दिनों का आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि सारी बिक्री सहारनपुर से लेके तो काकोरी स्टेशन तक की बिक्री 8000 कुछ थी। अच्छा। बस इतनी बिक्री थी। तो उस वक्त में हो सकता है कि वो बहुत रकम हो, तो वो हमारे 10 साथियों ने उसको लूटा। अक्षरशः पालन किया योजना का आप लोगों ने, जिस तरह के जिसको जो काम दिया गया था उस तरह किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खजाना लूटते समय आपको किसी प्रकार का कोई डर महसूस हुआ? नहीं। या क्या भावना थी आप लोगों में? नहीं, कुछ नहीं, भावना ये थी कि हमको तो अपने पार्टी को मजबूत करना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कोशिश करनी है, इसलिए डर होता, करते ही क्यों। और जनता की क्या प्रतिक्रिया थी जो ट्रेन में थे लोग उस समय? जैसे ही उनको मालूम हुआ किसने किया तो ताज्जुब करेंगे, हम भी ताज्जुब किए कि जनता ने हमको हाथों हाथ लिया। अंग्रेज सरकार को इस बात की खबर कैसे लगी कि आप ही लोग वो थे जिन्होंने खजाना लूटा था? भाई वो तो कुछ मुखबिर हो गए ना, कुछ अब उनके नाम पाइको लोग उनके साथ में जहाँ शहीद हुए हैं लोग बात, तो उनके साथ में 2 मुखबिर हो गए, उन्होंने पूरा पता दे दिया, तो उसके वजह से हम सब लोग पकड़े गए। तो बाबूजी आप हमें बताइए किन किन को सजा हुई इसमें? हाँ, इनको 4 को तो फांसी की सजा हुई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो 3 तो थे शाहजहांपुर के और एक जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे वो बनारस के थे, उनको फांसी की सजा हुई थी। एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न जो हमारे मन में उठता है बाबूजी वो ये है कि ये जो लोग शहीद हुए, 4 लोगों का नाम आपने बताया जो शहीद हुए, इन लोगों ने अपने फांसी के फंदे कैसे चुने? क्या उनके मन में कोई भय रहता था? असल में 1.5 साल मुकदमा चला, फांसी का ये हुआ। 6 अप्रैल 1927 को फैसला होता है। 5 अप्रैल 1947 की रात हम लोगों ने कैसी बिताई इसका मैं थोड़े से में आपको देता हूँ। जेल के अंदर अदालत बैठी हमारी, यंग मैन थे ना, उसमें भी 2 ग्रुप थे, यंगस्टर्स और थोड़ा हमसे बुजुर्ग जो 30 साल के थे, ऐसे लोग। तो हम तो 22 साल के थे समझ लीजिए, और भी लोग 22 साल के थे। तो वो ये सब उदम मचाया करते थे। तो अपनी अदालत बैठी, उन्होंने मुझे ही उस अदालत का जज बना दिया। अच्छा। तो पहले हमने राम प्रसाद बिस्मिल को सज़ा सुनाई, फांसी की सज़ा। आपको पता था कि होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
हमारा विश्वास था पूरा इनको फांसी हो गई। खैर उन्होंने कहा भाई ठीक ही सुना, ठीक हुआ। उसके बाद में हमने जिसको सज़ा कम सुनाई उस दिन वो साथी बिगड़ गया। जैसे कौन थे? रोशन सिंह। अच्छा। रोशन सिंह को हमने 5 साल की सुनाई, क्योंकि कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं था सिवाय इसके कि डिफेंस में जो आए थे उनके चाचा या कोई, तो उनके मुंह से क्रॉस में पुलिस ने कहलवाया कि हाँ ये बमरोली डकैती में ये थे, इनकी आवाज़ थी, बस केवल इतना। इस एविडेंस के ऊपर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में हमने 5 साल की सुनाई। 5 साल की सुनाई तो रोशन सिंह बिगड़ उठे। ओ कंजी आँख वाले, तो क्या समझता है अपने आप बड़ा भारी क्रांतिकारी है, हम क्या कोदू बेच के बाहर से आए हैं। और तू मैं होने लगी। तो हमने कहा देखिए ठाकुर साहब, अब ज़्यादा कुछ करेंगे तो कोर्ट के मान आने के लिए हम 2-3 महीने की और छुड़ाने के लिए उनसे ये कहा, तो बस उठ खड़े हुए शायद मारपीट होती। तो गोविंद चंद कौर जो हमारे वो थे वो बीच में पड़े, अरे बच्चों के काहे ठाकुर साहब ये कर रहे, वो तो तमाशा है, क्यों ये कर। पर देखो देखो ये बड़ा अपने आप को बहुत ये समझता है। बोले नहीं कोई कुछ नहीं समझता है, ठीक है उनको अपना करने दो। जज्बा था उनमें, मतलब कि उन्हें देशभक्ति का पुरस्कार, फांसी की सजा मिले। मुझे तुमने कम सजा काय को सुनाई। तो ये हुआ। खैर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब दूसरे रोज हुआ 6 तारीख को। तो किसी तरीके से हम लोगों ने जल्दी सबसे निपटी क्रियाक्रम से नहाए धोए। मैंने एक काम और किया कि डिस्ट्रिक्ट जेल के 11 नंबर वार्ड में जितनी फुलवाड़ी लगी थी सबके फूल तोड़े और उसकी मालाएं बनाई, कुछ फूल वैसे। तो सचिन नाथ जो हमारे लीडर थे, सानिया देखो कितना सेंटिमेंटल लड़का, ये फूल क्या करेगा। अरे हमने कहा दादा अब आप चुपचाप रहिए, हम जो कर रहे हैं उसको करने दी। कर वो किया। राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी होने के नाते वो अपना खाना अपने अलग बनाते थे। बाबूजी बिस्मिल जी के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने फांसी के पहले पूजा पाठ किया, गीता पाठ किया और व्यायाम भी किया। उसमें मैं आ रहा हूँ। तो उस वक्त भी इन्होंने खाना बनाया अपना, तो और थाली परोसी थी। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा पंडित जी मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, अब मालूम नहीं आज के बाद हम लोग कब मिले या ना मिले इसके। बोले बोलो भाई क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ अपने हाथ से एक कौर आपको खिलाना। अरे तो मैं भी चाहता हूँ। तो उस थाली में से एक कौर मैंने लिया, उनको खिलाया, उन्होंने मुझे किया। औरों को पता चला कि ये हो रहा है, सब छोड़ छाड़ के सारे आए और वो भी एक एक कौर एक एक को, मैंने इट वॉज ए सीन वर्थ सीन। तो राय साहब चंपालाल हेड जेलर था, वो आया था हम लोगों को ले जाने के लिए। वो ये दृश्य देख के, ये प्रेम देख के उसके आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे कि भाई ये भी एक नज़ारा प्रेम का। बाबूजी ये तो वही बात हुई कि अपना अपना हौसला है, अपना अपना ज़ब्ते गम, वह कफस कहते रहे हम आशियाँ कहते रहे। ये तो हुआ उस रोज की बात। दूसरे रोज जब 6 तारीख को हम लोग कोर्ट में आए, तो जैसे ही हम लोग डॉक में बैठे, जज आया। जज ने जजमेंट देना शुरू कर दिया। वो जजमेंट ये कि पहले राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेके उसने 121A में लाइफ ट्रांसपोर्टेशन, 120B में लाइफ ट्रांसपोर्टेशन और 396 में फांसी की सज़ा। उसी तरीके से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी वैसे ही तीनों सेक्शनों में सज़ा, फांसी की सज़ा। तीसरा नाम एकदम से जब रोशन सिंह का आया तो हम लोग बहुत चक्का रहे, भाई हमसे ये ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं अभी। तो खैर उनको अंग्रेजी में उसने सुनाया कि आई सेंटेंस यू फॉर 5 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 121A and 5 years rigorous imprisonment under section 120B and under section 396 I sentence you to be hanged till you are dead। अब आप समझ लीजिए उस डॉक में ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने एटम बॉम्ब डाल दिया हो।
हम लोग बहुत बहुत चक्का कि रोशन सिंह जी को फांसी की सजा। रोशन सिंह जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन इतना समझ लिया कि 5 इयर्स गया तो उन्होंने मुंह तो बिचकाया, लेकिन बाद में वो क्या बोल गया वो नहीं समझे। उनको लगा होगा कि आपकी कही हुई बात सच हो गई, आपने उन्हें 5 साल की सजा दी थी। 5 साल तो मुंह बड़ा बिचकाया। तो हमारे विष्णु शरण दुबली बगल में खड़े थे, उनसे पूछा, भैया ये 5 इयर्स बग गवा, हम तो समझा, लेकिन ये बाद में कहा बकर बकर कर गवा हो, हमको बतलाओ भाई। अब बतलाना तो उनको था ही। उन्होंने उनके कमर में हाथ दिया, भाई कहीं सुन के ठाकुर बेहोश न हो जाए, कुछ और सीन न क्रिएट हो। तो उन्होंने उनके कमर में हाथ दिया, बड़े आस्थे से कहा, ठाकुर साहब, मैं बगल में ही खड़ा था, ठाकुर साहब आपको जज ने फांसी की सज़ा सुनाई है। बस इतना सुनना था कि मैं सचमुच कहता हूँ उसका चेहरा खिल गया, ऐसा खिला जैसे तालाब में कमल खिलता हो, और खिल के एकदम से पलटा राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ। राम तुम अकेले ही जाना चाहते थे और हमारे तरफ क्यों 5 साल? हमने कहा नहीं ठाकुर साहब आप महान हो गए, हम लोगों ने चरण छुआ हमने उनके, और उस वक्त में ये तीनों को फांसी सजा सुनाई गई थी। पूरा केस में अशफाकुल्ला खां को फांसी और सत्येंद्रनाथ सानिया बख्शी को लाइफ ट्रांसफर। चंद्रशेखर आजाद जी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें। बाद में उनका महत्व ऐसा बढ़ा जो कि उसका कोई उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखर आजाद के तो बाद में लेकिन अब इन लोगों को जो फांसियाँ हुई है, ये मैं बतला दूँ आपको कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी होती है। उस रोज मैजिस्ट्रेट सिटी मैजिस्ट्रेट आए थे फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो वो जेल का सब पूरा स्टाफ, सुपरिटेंडेंट, हेड जेलर ये सब वहाँ उनके कंडेम सेल के सामने खड़े हैं और वो देख रहे हैं। उन्होंने स्नान किया, गीता का पाठ किया और एक काम किया, वो किया दंड बैठक। अच्छा, तो दंड बैठक क्यों किया बाबूजी? अब वही तो मैं कह रहा हूँ, दंड बैठक। तो वो जो मैजिस्ट्रेट था वो हैरान, जो देख रहे हैं वो हैरान, और कपड़े पहने और अंग्रेजी में कहा, आई थिंक आई एम नॉट लेट। मैजिस्ट्रेट कहा, नॉट एट ऑल, कम ऑन। तो आए। तो कायदा ये है कि जिसको फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो पीछे हाथ करके उसके हथकड़ी लगा देते हैं। तो हेड वार्डन ने वो हथकड़ी निकाली, मैजिस्ट्रेट ने कहा क्या करोगे हथकड़ी लगा के, ये तो अभी दंड बैठक कर रहा है भाई, इसको कुछ नहीं, ये वायलेंट नहीं होगा, हम गारंटी लेते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर इट। चले, और वो लोग चल रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रास्ते में लाहिड़ी से पूछा, वेल मिस्टर लाहिड़ी, आई वांट टू पुट यू सर्टेन क्वेश्चंस, इफ यू डोंट माइंड प्लीज रिप्लाई। We have been watching you since say 45 minutes time. You took your bath, it was all right. You read your religious book to prepare yourself for the coming event, which was but natural. But why did you take your daily exercises? Where was the necessity for it? वो मुस्कुराया, उसने जवाब दिया, well, do you know that I am a Hindu? Being a Hindu, I believe that I am not going to die, but I am going to be born to finish my unfinished task, to free my motherland from the foreign yoke. फिर जन्म लेंगे इसी देश में, स्वतंत्र कराने के लिए देश को, इसीलिए उन्होंने व्यायाम किया। अच्छा, ताकि बलिष्ठ देह लेकर के वो फिर से जन्म लें। And I want to be born healthy, so I have to take my। गोरखपुर जिला जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। 18 को उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई ये मिलने के लिए जाते हैं, और हमारे शिव वर्मा जी भी पार्टी की तरफ से गए थे। अंदर गए, जब उनको लाया तो नेचुरल है
माँ को देख के उनकी आंखें कुछ डबडबा आई। माँ भी ये सोचा था सबने कि माँ अपने बेटे को देख के दाढ़ मार मार के रोएगी, लेकिन वो तो रोने की बजाय वो एकदम से बिगड़ गई। राम, कल तुमको फांसी लगने वाली हो और आज तुम्हारे आंखों में आंसू। छी 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 छी, तुम मेरे कोख से पैदा ना होता। इतनी बुरी तरीके से डांट रही थी। जो कोई बाहर मुझसे मिलने आता था, देखना मेरा बड़ा बेटा किस बहादुरी के साथ फांसी पर चढ़ेगा। जैसा माँ का डांटना हिस्टोरिकल है, उसी तरीके से उनका उत्तर भी वो है। माँ, ये आंसू कमजोरी के नहीं है, ये आंसू प्रार्थना के है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कल मेरा जन्म जो हो वो ऐसी ही एक वीरांगना माता के कोख से हो। तो ये तो हुआ। उस रोज़ खैर दूसरे रोज़ फांसी तो उनको दी जाने वाली थी। एक बात विशेष जो राम प्रसाद बिस्मिल की है, फांसी घर में रहते हुए जैसा कि पहला होता है फांसी गारद में, वो सब होते हुए भी उन्होंने अपनी आत्मकथा फांसी घर से लिखी। अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को सुबह फांसी लगी। तो उसको सुबह जब ले जाने लगे तो उसने भी वही काम किया कि स्नान किया, स्नान करके कुरान शरीफ का पाठ किया और अपना जिम में रखे चले। तो वो शायर थे, तो शायरी उन्होंने किया। तंग आकर उनके जुल्म जितम से चल दिए सुए आदम जिंदा ने फैजाबाद से। ये तो पहला निकलते हुए उन्होंने कहा। जब फांसी के फंदे के ऊपर वो टिकटिकी के ऊपर उनको खड़ा किया गया तो बोले, भाई एक काम मेरा और रह गया है कि मेरी माँ और भाई मेरे पीछे पड़े थे कि अशफाक तू शादी कर ले, शादी कर ले। तो मुझे कोई दुल्हन पसंद नहीं आ रही थी। आज मुझे ये दुल्हन पसंद आई है, तो लेट मी किस इट। एंड ही एक्चुअली किस द गैलोज। और एक शायरी पढ़ी, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यही कि रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन पर। ये तो उनकी ये हुई। रोशन सिंह के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये है कि उनको मलाका जेल में फांसी दी थी। तो उनकी कुछ चिट्ठियाँ अपनी वाइफ और बच्चों के नाम से है कि भाई मृत्यु क्या है। मृत्यु तो एक पुराना कपड़ा निकाल के नया कपड़ा पहनते हैं, वो है, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं थी। उसके माने ये कि वो भी पुनर्जन्म में पूरा विश्वास करते थे। काकोरी कांड को हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर माना जाता है। आप हमें ये बताइए कि ये किस प्रकार मील का पत्थर साबित हुआ, इसकी क्या उपयोगिता रही हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। उसके बाद तो फिर नौजवान जगह चारों तरफ। भगत सिंह और तमाम भगत सिंह का केस चला, मेरठ में कम्युनिस्टों का केस चला। उसके बाद में तो फिर एक तांता लग गया पूरा, वो काकोरी का ये आया। काकोरी के गाने सरफरोशी की तमन्ना, ये हमने जब अंदर घुसते हुए गाया था तो वो गाना इतना मशहूर हुआ कि जब कभी देश के पर आफत आती है वो गाना गवाया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो एक बहुत ही बड़ा जज्बा सा कायम हो गया था लोगों में देशभक्ति के प्रति, देश को स्वतंत्र कराने। नौजवान उतावला था, नौजवान कुर्बानी के लिए तैयार था, चाहे जो हो जाए, लेकिन देश को आज़ाद कराना है किसी भी तरह। बस सांस लेता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि के बारे में बात करने में गौरवान्वित ना होता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। किंतु शायद आज के माहौल में देश प्रेम की ये भावना अनेकानेक समस्याओं के नीचे दब गई है। ज़रूरत है, आज हमें आवश्यकता है कि हम इस जज्बे को फिर से उभारें, देश प्रेम की भावना को फिर अपने दिलों में, अपनी ज़िंदगी में जगह दें, महत्व दें। बाबूजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और आपने हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई
कि आप लोगों ने मुझको याद किया इस बुढ़ापे में, 92 साल के। आपके आशीर्वाद की हम लोग को जरूरत है, युवा पीढ़ी को जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।